वियतनाम जल रहा था। अमेरिका के सैनिक भी मारे जा रहे थे। 50,000 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए थे। लाखों घायल हुए थे। देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। नॉर्थ वियतनाम लगातार सोवियत यूनियन और चीन से हथियार ले रहा था और हार मानने को तैयार नहीं था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने एक रास्ता निकाला, लेकिन वो रास्ता बीजिंग से होकर जाता था। ये वो दौर था जब चीन और सोवियत यूनियन में वैचारिक दरार पड़ गई थी। निक्सन के एनएसए हेनरी किसिंगर ने अवसर देखा और चीन यात्रा की तैयारी की। तब तक चीन और अमेरिका के बीच कोई औपचारिक संबंध नहीं था। 21 फरवरी 1972 को निक्सन की ग्रेट हॉल ऑफ द प्यूपिल में तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति माओ से तुंग ने मुलाकात उनके साथ होती है। ये एक नई विश्व व्यवस्था की नींव थी। निक्सन का ये चीन दौरा खास इसलिए था क्योंकि अमेरिका ने दशकों तक चीन को कम्युनिस्ट दुश्मन कहा था। निक्सन ने खुद पूरी जिंदगी कम्युनिस्टों से लड़ने की कसम खाई थी। अब दशकों बाद फिर वही नजारा दिखा, जब उसी ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में डोनाल्ड ट्रंप की अगवानी की गई। ईरान संकट के बीच ट्रंप की ये यात्रा निक्सन की उसी यात्रा से प्रेरित मानी जा रही है। लेकिन अब हालात वैसे नहीं हैं। चीन अब सुपर पावर बन चुका है, जो उस समय नहीं था। हालांकि ट्रंप और निक्सन ऐसे अकेले राष्ट्रपति नहीं हैं जो संकट के समय चीन गए हों। जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन और ओबामा ने भी चीन की मदद उस समय ली है जब अमेरिका किसी बड़े संकट से जूझ रहा होता है। सवाल यही है कि आखिर हर बार चीन क्यों अमेरिका की जरूरत बन जाता है। तो देखिए, 1972 में निक्सन ने चाइना कार्ड खेला था। उस समय अमेरिका वियतनाम युद्ध में फंस चुका था। निक्सन की योजना साफ थी, चीन से संबंध सुधारो और सोवियत संघ पर दबाव बढ़ाओ ताकि वियतनाम को हथियार ना मिले। निक्सन और माओ की मुलाकात हुई। इसमें चीन और अमेरिका के बीच औपचारिक रिश्तों की शुरुआत हुई। वियतनाम युद्ध तो तुरंत खत्म नहीं हुआ, लेकिन एक नया वैश्विक शक्ति संतुलन बना। फिर 1989 में बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में लोकतंत्र समर्थकों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को ताकत के बल पर दबा दिया गया। पूरी दुनिया में चीन की आलोचना हो रही थी। अमेरिका ने इस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए। इस बीच 1990 में यानी कि 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। जॉर्ज वॉशिंगटन बुश को संयुक्त राष्ट्र में चीन की जरूरत थी क्योंकि उसके पास वीटो पावर थी। यूएस ऑफिस ऑफ द हिस्टोरियन के गल्फ वॉर डिप्लोमेसी के मुताबिक प्रतिबंधों के बावजूद बुश ने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रेंट स्कॉक्राफ्ट को बीजिंग भेजा। आखिरकार चीन ने यूएन काउंसिल में अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ वीटो पावर का यूज नहीं किया। अमेरिका ने गल्फ वॉर जीता और चीन के गेस्चर के बदले प्रतिबंधों में कुछ ढील यहां पर दे दी गई। फिर दक्षिण पूर्वी देश कोसोवो में सर्बियन फोर्स ने हमला कर दिया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की अगुवाई में नेटो ने उसका मुकाबला यहां पर किया। रूस और चीन दोनों ने इसका विरोध किया। 7 मई 1999 को बेलग्रेड में स्थित चीन के दूतावास पर बम गिराए गए। 3 चाइनीज जर्नलिस्ट इसमें मारे गए थे। 20 से ज्यादा घायल हुए थे। क्लिंटन ने गलती मानी, हालांकि चीन ने इसका विरोध जताया। बीजिंग में अमेरिकी दूतावास पर पथराव हुआ। तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति जियांग और क्लिंटन की बातचीत बंद हुई, लेकिन अमेरिका ने रिश्ता नहीं तोड़ा। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका शांत रहा क्योंकि उस समय WTO में यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चीन दाखिल होने वाला था। दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार था। चीन को अलग थलग रखना संभव ही नहीं था। फिर 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद यूएस ने वॉर ऑफ टेरर का ऐलान किया। बुश जानते थे कि उन्हें पाकिस्तान और चीन की जरूरत है। चीन ने तालिबान की आलोचना की, काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन की पेशकश की। इसके बदले में शिनजियांग प्रांत के अलगाववादी उइगर मुसलमानों टेररिस्ट घोषित करने की मांग की गई। 2002 में यूएन ने इनके संगठन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को आतंकी संगठन घोषित किया। अमेरिका ने इसका विरोध नहीं किया। इसके बाद 2003 में इराक हमले के दौरान चीन ने फ्रांस और जर्मनी के साथ अमेरिका का विरोध किया, लेकिन यूएन में वीटो पावर का यूज नहीं किया। फिर 2011 में ओबामा ने मिडिल ईस्ट पर ध्यान हटाकर एशिया प्रशांत क्षेत्र पर फोकस करने का ऐलान किया। इसका कारण चीन का एक महाशक्ति के तौर पर उभरना था। हालांकि वो चीन से दुश्मनी मोल नहीं ले पाए। इसका कारण 2009 में किया गया एक एहसान था। दरअसल जब 2009 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो अमेरिका और चीन ही दुनिया की इकोनॉमी संभाल रहे थे। चीन अमेरिका का सबसे बड़ा क्रेडिटर था। उसके पास यूएस ट्रेजरी के $1 ट्रिलियन से ज्यादा के बॉन्ड थे। ओबामा व्हाइट हाउस आर्काइव के मुताबिक अगर चीन ये बॉन्ड बेचना शुरू कर देता तो डॉलर क्रैश हो जाता और अमेरिका की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती। ट्रंप की हालिया चीन यात्रा 1972 में निक्सन की चीन यात्रा से बिल्कुल अलग है। उस समय तक चीन की हालत एक अलग थलग देश की थी। आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। माना जा रहा है कि ट्रंप की चीन के प्रति इस नरमी की वजह ईरान पर चीन के प्रभाव को माना जा रहा है।
ट्रंप ये बात जानते हैं कि अगर चीन कुछ कहेगा तो तेहरान सुनेगा। इसके अलावा चीन के साथ ट्रेड वॉर, ताइवान को लेकर बढ़ता तनाव और ग्लोबल मंदी की आहट के बीच अमेरिका एक बार फिर शक्ति संतुलन साधना चाहता है। अमेरिका जानता है कि उसे चीन को रोकना भी होगा और जरूरत पड़ने पर मदद भी लेनी होगी। चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग केंद्र है। दवाइयों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक दुनिया की सबसे बड़ी सप्लाई चेन चाइना के पास ही है। चीन के ईरान, रूस और उत्तर कोरिया से गहरे आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते हैं। इसीलिए अमेरिका को कई बार बीजिंग से बातचीत कर इन देशों पर दबाव बनाना पड़ता है। यूएन में चीन के पास वीटो पावर है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संघर्ष या कूटनीतिक कदम में चीन का रुख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। एआई और सेमीकंडक्टर की रेस में अमेरिका और चीन दोनों प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन दोनों की अर्थव्यवस्थाएं गहराई से जुड़ी हुई हैं।